हाय मित्रों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सभी लोग कुशलता से होंगे। इसके बाद एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो एक ही वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आप ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, क्लियर करते हैं वर्णमाला। अब देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में क्या है, सभी वर्ण आते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं, पूछ लिया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके खंड ना किए जा सकें, जिसको तोड़े ना जा सके, उसको वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको वर्ण कहते हैं। ये संस्कृत में कहा जाता है न क्षरति इति अक्षरा। न क्षरति इति अक्षरा, जिसका क्षरण ना हो सके, जिसको तोड़े ना जा सके, जिसका विनाश ना हो सके, उसको वर्ण कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए वर्णमाला। अब वर्ण में ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर। अब पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी, 11। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये दो है, इसको कहा जाता है अयोगवाह। जो अंग और आहा होता है, ये स्वर में नहीं आते हैं, ना ये स्वर में आते हैं, ना ये व्यंजन में आते हैं। ये किस में आते हैं, ये अयोगवाह में आते हैं। तो स्वर कितने हैं, 11 हैं। अब देखिए स्वर को दो प्रकारों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए, एक ही बात है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा उ होता है और ऋरी होती है। ये ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं। अगर पूछा जाता है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इन्हीं से सभी स्वर बनते हैं और स्वर से मिलकर के व्यंजन बनते हैं। अब देखिए आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन जाता है, और ई मिलकर के बड़ी ई बन जाती है। उ और उ मिलकर के बड़ा उ बन जाता है। और ऋरी स्वतंत्र है, मूल स्वर है। अब देखिए ए किससे बनता है, तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। और आई किससे बनता है, तो आ प्लस ए बराबर ऐ हो जाता है। अब ओ किससे बनता है, आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। और औ आ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। अब पूछा जाता है हिंदी में स्वरों में मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर संयुक्त स्वर की पूछी जाती है, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। ये कौन होते हैं, संयुक्त स्वर। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं अब दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। बड़ा आ है, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। ये 7 होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं। इनके स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। अब आइए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सके, जो
वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकें, जो स्वरों की सहायता से बोले जा सकें, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। यहां का से शुरू होती है, ये मां तक खत्म हो जाती है। कितनी होती है? 25। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यार अलावा। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा 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 हा। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है? संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आता है स्रा। ये 4 हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए, इन व्यंजनों को, जो स्पर्श व्यंजन है, उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। इसको कहते हैं का वर्ग। ये होता है का वर्ग। ये होता है चा वर्ग। ये होता है टा वर्ग। ये होता है ता वर्ग। ये होता है पा वर्ग। इन सभी को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। अब देखिए, अब इनका उच्चारण स्थान देख लीजिए। उच्चारण स्थान आप खुद निकालेंगे, किसका उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए, का उच्चारण स्थान, का वर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा तालव्य। क्या होगा? तालव्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, मूर्धन्य। ता वर्ग का उच्चारण स्थान होगा दंत। और पा वर्ग का स्थान होगा ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ, ओष्ठ। अब देखिए कैसे आप निकालेंगे किसका उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए, आप का वर्ग सबसे पहले आता है, वर्गों में सबसे पहला है का वर्ग। का वर्ग क्या होगा? आप ऐसे याद कर लिए, कचट तप। कैसे? कचट तप, कचट तप। आपको केवल इतना याद रखना है, कचट तप। आप कचट तप याद कर लीजिए और इधर कर लीजिए कतम दो। क्या? कतम दो। कचट तप और कतम दो। का से कंठ, ता से तालब, मा से मूर्धा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। कतम दो, इधर कचट तप। ये अगर ऐसे याद नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, का वर्ग। का वर्ग सबसे पहले आता है, तो का वर्ग में अगर कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले किस में आता है? कंठ में आता है। किस में आता है? कंठ में। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ है। अब कंठ के ऊपर बढ़िए, उसके बाद का के बाद आएगा चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब कंठ के जब ऊपर बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? तालु। क्या मिलता है? तालु। तो चा वर्ग का स्थान क्या होगा? तो तालब हो जाएगा। टा वर्ग, आगे बढ़ते हैं तो टा वर्ग आएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। जब ऊपर बढ़ते हैं तालु के ऊपर, जब जीभ हमारी लुंठित होकर तालु में लगती है तो उसको मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। तो उसके बाद आता है मूर्धन्य। अब आता है ता वर्ग। जब मूर्धन्य के और बाहर निकलेंगे और बाहर आ जाएंगे तो मूर्धन्य के बाद आता है क्या? दांत। इसको कहते हैं दंत। तो ता वर्ग का क्या हो जाएगा? दंत। और उसके बाद आता है पा वर्ग। तो पा वर्ग का क्या होगा? सबसे बाद में क्या आता है? ओठ। तो ओठ, तो इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ। देखिए, ओठ जब आपस में मिलते हैं तो पा वर्ग होता है, ता वर्ग में दंत होता है, टा वर्ग में मूर्धा होता है, चा वर्ग में तालब और का वर्ग में कंठ है। आपको कैसे याद रखना है? या तो ऐसे कर लिए कचट तप या कतम दो, ऐसे याद रखना है। या फिर सबसे पहले आता है का वर्ग तो कंठ हो जाएगा, उसके बाद आता है चा वर्ग तो तालु हो जाएगा,
उसके बाद आता है टा वर्ग तो मूर्धन हो जाएगा, उसके बाद आता है ता वर्ग तो दंत हो जाएगा, उसके बाद आता है पा वर्ग तो ओष्ठ हो जाएगा। आप देखिए और जो बचे हुए वर्ड हैं इनको उच्चार स्थान कैसे निकालते हैं। अब देखिए आपको पहले केवल मूल स्वर को करना है। क्या मूल स्वर, मूल स्वर को का जो आ है वो किससे निकलता है, कंठ से। आ है कंठ से और ई है तालु से। ई है तालु से और ऊ है तो ओष्ठ से। ओष्ठ, ऊ है तो ओष्ठ से। उसके बाद रिरी है, रिरी किससे आती है, तो रिरी आती है मूर्धन्य से। मूर्धन्य से। अब देखिए आपने मूल स्वर केवल याद कर लीजिए, आपने केवल मूल स्वरों को याद कर लीजिए। मूल स्वर का उच्चार स्थान क्या है, कंठ तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य। कंठ तालव्य ओष्ठ मूर्धन्य। अब ये आपके चार हो गए। उसके बाद आता है देखिए आ या छोटा या बड़ा दोनों कंठ से आते हैं। ई छोटी हो या ह्रस्व हो या दीर्घ हो दोनों तालव्य से आते हैं। ऊ ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो दोनों ओष्ठ से आते हैं। रिरी किससे आती है, मूर्धन्य से आती है। अब देखिए आता है ए अय और ओ औ। ए अय और ओ औ। अब देखिए ए किससे मिलकर बनी है, तो ए आ से और ई से, आ और ई से मिलकर बनती है ए। तो ए का क्या हो जाएगा, आ का ले लीजिए कंठ तालु। कंठ तालु। ए का क्या हो जाएगा, कंठ तालु। और ऐ का ऐसे मिलकर बनती है और ए और ऐ तो इसका भी कंठ तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। अब ओ का देख लिए, ओ किससे बनता है, आ से और ऊ से। तो आ क्या है, कंठ, और ऊ से क्या है, ओष्ठ। तो हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठ ओ किससे मिलकर बनता है, तो आ से और ऊ से। तो आ से क्या होगा, कंठ, और ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ, कंठोष्ठ। ओ से क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, और औ का क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ये भी कंठोष्ठ हो जाएगा और ये भी कंठोष्ठ। ये दोनों कंठोष्ठ हो जाएंगे, ये दोनों कंठ तालु हो जाएंगे। अब देखिए ये बचे हुए हैं या रा लावा सा और हा क्षेत्रज्ञ। अब देखिए या का उच्चार स्थान क्या होगा, या का उच्चार स्थान होगा तालव्य। ये किसमें शामिल हो जाएगा, इसमें, इसका क्या होगा, तालव्य। रा का उच्चार स्थान क्या होगा, तो रा का उच्चार स्थान होगा मूर्धा, मूर्धन्य। ला का उच्चार स्थान क्या होगा, ला का बताइए, ला का हो जाएगा दंत्य। क्या हो जाएगा, दंत्य। अब ये वाह बहुत अधिक पूछा जाता है, ज्यादातर वाह पूछा जाता है। तो वाह का उच्चार स्थान क्या होगा, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। अधिकतर वाह का पूछा जाता है। वाह का उच्चार स्थान क्या है, तो वाह का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। आपको केवल वाह ज्यादा अधिकतर याद रखना है। वाह का उच्चार स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। अब देखिए सा का उच्चार स्थान क्या होगा, सा का उच्चार स्थान हो जाएगा तालव्य। और इस सा का देखिए, ये सा का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा, इस सा का हो जाएगा मूर्धन्य। अब इस सा का हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा, दंत। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। इस सा से बोलते हैं सा से सपेरा। क्या बोलते हैं, सा से सपेरा। सपेरा जब सांप को पकड़ लेता है तो पहले क्या करता है, उसके दांत से विष निकाल लेता है। क्या करता है, दांतों से विष निकाल लेता है। तो सा से सपेरा, सपेरा क्या करता है, दांतों से विष निकाल लेता है। तो सा से क्या हो जाएगा, दंत। अब आपको इस सा से याद करना है तो मूर्धा, और इस सा से तालव्य। क्लियर हो गया। अब देखिए हा का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा, हा का उच्चार स्थान हो जाएगा कंठ। हा का उच्चार स्थान कंठ हो जाएगा।
अब देखिए कोई बच तो नहीं रहे हैं, सभी के उच्चारण स्थान हो गए हैं, केवल अयोग्यवाह। अयोग्यवाह किससे होता है? ये भी कंड से होता है। किससे होता है? कंड से। जो अयोग्यवाह है अंग आहा, इसका भी उच्चारण स्थान कंड से होता है। अब देखिए कोई क्वेश्चन बच तो नहीं रहा है इसमें से जिसका उच्चारण स्थान ना बताया गया हो। लगभग सभी क्लियर हो गए हैं, केवल अब संयुक्त व्यंजन बताना है कि कौन सा व्यंजन किससे मिलकर बनता है। अब देखिए ये छा है, तो छा किससे बनता है? का व्यंजन प्लस श बराबर छा। त्रा किससे बनता है? आधा ता प्लस रा बराबर त्रग। ज्ञा किससे बनता है? आधा जा प्लस इंज्ञा बराबर ज्ञा। क्लियर हो गए? अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका पूरा वर्णमाला बिल्कुल क्लियर हो गया है। वर्णमाला से आप कहीं से भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल आंख बंद करके आपको करना है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? या स्पर्श व्यंजन पूछे जाते हैं तो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो अयोग्यवाह 2 होते हैं। अयोग्यवाह को स्वर में नहीं गिना जाता है, ना ही व्यंजन में गिना जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।